आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं विवेक। और गिरिडीह से बड़ी खबर है कि गोलगप्पा यहां विवाद का कारण बन गया। गोलगप्पा खाने को लेकर हुए विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ। पथराव के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह जो घटना है पचंबा थाना क्षेत्र के हटिया रोड की है, जहां लड़ाई गोलगप्पा खाने को लेकर हुई। इसके बाद यह मामला दो पक्षों के बीच का बन गया। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी हुई और घटना में कई लोग घायल हैं, इसकी खबर आ रही है, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी दल बल के साथ पहुंचे, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। फिलहाल हालात काबू में हैं। गुपचुप की दुकान थी, तो गुपचुप की दुकान में जो है यहाँ क्या नाम है, इशाक लालो, उसका भगना जो है और उसके साथ 3-4 लोग और भी होंगे, गुपचुप खा रहे थे। कब आज? कल। अच्छा। कल रात में खा रहे थे। खाने के क्रम में जो है चूड़ी वाला बगल में है, उनके घर से कुछ विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, तो उस वक्त लोग चला गए। जाने के बाद आज सुबह जो है नमाज का जब समय था तो लोग आए होंगे यहाँ पढ़ने उड़ने के लिए, तो कुछ लड़कियों को लेकर जो है 5-10 लड़कियों को लेकर चूड़ी वालों को मारने के लिए चला है, तो वहाँ से भी लोग मारपीट किया। बात यही है। और एजाज अहमद है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। एजाज, कैसे ये विवाद हुआ पुलिस को पता है, लेकिन कितने लोग चिन्हित किए गए, किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। क्या है आपके पास अपडेट? जी, आपको बता दें कि ये जो घटना घटी है गोलगप्पे खाने को लेकर के हुई है और इसमें दो समुदाय आमने सामने हो गए और जिसमें दोनों समुदाय की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई है। घंटों तक ये पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी संजय राणा दल बल के साथ वहां पहुंचे और मामले को शांत कराया और पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया है। इस घटना पे काबू पा लिया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि नाम की लिस्टिंग की गई है। दोनों समुदाय के जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें जो इस मामले में, जो इस घटना में संलिप्त है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महज छोटी सी बात के लिए दो समुदाय का आमना सामना हो जाना, पत्थरबाजी होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड हाईकोर्ट में आज सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच को लेकर हुई सुनवाई चर्चा में रही। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता और अधिवक्ता की ओर से जो मीडिया में कहा गया, उस पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने सीधे तौर पर सवाल उठाए। आखिर क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज सोरेन परिवार और उनके करीबियों की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका शिवशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की थी। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल और अमित अग्रवाल समेत कुल 13 लोगों की संपत्ति की जांच के आदेश कोर्ट ने दिए हैं और इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और ईडी को पार्टी बनाया गया है। साथ ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 300 से ज्यादा कंपनियों की जांच कर अपना रिपोर्ट देगी और इस पूरे मामले की जांच अब ईडी करेगी। लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के बयान को लेकर महाधिवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उनके बयान पर कई सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे पहले सुनिए अधिवक्ता राजीव कुमार और याचिकाकर्ता ने क्या कहा था। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि जो भी कंपनियों का डिटेल हम लोगों ने दिया है, जो पिटिशन में दिया है या सप्लीमेंट्री एफिडेविट से दिया है, उन सभी चीजों को वेरीफाई करके, जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अपनी सारी प्रॉपर्टी जो इलीगल कमा रहे हैं ये लोग, सेल कंपनी बना के ये लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और मोर देन 300 कंपनीज ऐसे हैं जिसमें इन लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है। और रांची, साहिबगंज, बोकारो, दुमका, हर जगह इन लोगों ने इलीगल तरीका से प्रॉपर्टी ले रखा है। वहीं दूसरी ओर महाधिवक्ता ने अपने पीसी में सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने 2013 में रद्द हो चुकी एक पुरानी याचिका को सप्लीमेंट्री एफिडेविट के रूप में फाइल किया है, जिसकी जांच के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं और अगर ये सही पाया जाता है तो याचिकाकर्ता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाधिवक्ता ने ईडी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। साथ ही इस मामले में
तथ्यों को छिपाकर हाईकोर्ट के आदेश को पेश करने का भी आरोप लगाया। स्पष्ट तौर से ये गलत न्यूज है, ये गलत रिपोर्टिंग किया जा रहा है, या मीडिया में बताया गया है। ईडी को रिपोर्ट देने का कोई आदेश नहीं हुआ है। आज बिल्कुल कड़ी टिप्पणी किया है कोर्ट ने जो पिटिशनर है उनके ऊपर कि अगर जो पहले अगर इसी तथ्यों के आधार पर अगर दीवान इंद्रनील सिन्हा ने अगर कोई केस किया था जिसका आपने जिक्र किया है अपने सप्लीमेंट्री एफिडेविट में, उनके कागज आपने लगाया है और ये बात को छिपाया है कि उनका केस 2013 में ही डिसमिस होकर 50,000 रुपया उनके ऊपर जुर्माना लगा था। अगर ये बात सच है, तथ्य सही है अगर, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच्चाई क्या है अब झारखंड हाईकोर्ट में इसकी जांच होगी। साथ में जो रिपोर्ट है कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए तो पुरानी याचिका है, अगर उसी को सप्लीमेंट्री एफिडेविट बनाकर फाइल किया गया, तमाम तथ्यों की जांच होगी और जांच में जो सही पाया जाएगा, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इधर हेमंत सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच के मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जिस तरह से महाधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे साफ हो गया कि मीडिया ट्रायल हो रहा था और छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। तो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आखिर इतना जरूरी क्यों हो गया कि महाधिवक्ता को मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? ऐसी कौन सी बात हो गई? सही तथ्यों को मीडिया के सामने रखने का काम किया और ये बिल्कुल आवश्यक भी था। जिस प्रकार से जो मैटर कोर्ट में सबजुडिस्ड है, उस पर जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल के माध्यम से किसी की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जाता है, उससे बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये परिपाटी बन गई है। निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के तहत इस प्रकार के प्रयास से अगर तथ्यों को छुपा करके अगर अदालत को भी गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा, तो कहीं न कहीं विद्वान महाधिवक्ता का यह दायित्व तो बनता है कि वो अपने पक्ष को सार्वजनिक करें। क्योंकि कोर्ट के दौरान जो कार्रवाई होती है उसकी चर्चा कोर्ट के भीतर होती है, कोर्ट रूम में होती है, लेकिन ये बाहर आके मीडिया को ब्रीफ करना, ये हम लोगों ने कभी सुना नहीं। जो इन्होंने कहा कि ये पुराना मामला है और इसको कट पेस्ट किया गया है, तो ये सारा कुछ इन्होंने अदालत के सामने जाहिर किया होगा। लेकिन फिर ये मीडिया में बैठकर इस तरह की बातें कर क्यों पूरे बात की दिशा को दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं, ये समझ से परे है। धनबाद के चिरकुंडा के डुमरी जोड़ में भू धसान की घटना घटी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने डुमरी जोड़ का दौरा किया और आसपास के गांव वालों से बातचीत की। दीपक प्रकाश ने साफ साफ कहा कि गांव वालों के मुताबिक खदान के अंदर बहुत से लोग फंसे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन राज्य सरकार के कहने पर मामले को दबाने में लगा और साक्ष्य को मिटाया जा रहा है। दीपक प्रकाश ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। आज भी गांव के लोगों का कहना है कि 50 से 70 लोग आज वहां फंसे हुए हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला प्रशासन यहां पर आकर के साक्ष्य को मिटाने में अपना भरपूर सहयोग कर रहा है। कि राज्य की सरकार अपनी करतूतों को छुपाने के लिए किसी के दिशा निर्देश पर, किसी राजनीतिज्ञ के दिशा निर्देश पर, सत्तारूढ़ दल के दिशा निर्देश पर वो यहाँ पर साक्ष्य को मिटाने का काम कर रही है। अगली खबर धनबाद के चिरकुंडा थाना से, जहां अंतर्गत डुमरी जोड़ में बीते गुरुवार की सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान सड़क में 50 से 60 फीट भूधसान की घटना हुई। दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई थी। हालांकि रेस्क्यू किए जाने पर किसी की दबे होने की बात सामने नहीं आई। देर शाम तक रेस्क्यू में बीसीसीएल की मदद ली गई। घटना के दूसरे दिन जिले के डीसी, एसडीएम, डीएमओ घटनास्थल पर पहुंचे। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहीं। प्रशासन ने इसमें किसी के फंसे होने की संभावना को कम बताया, लेकिन लोगों को किसी के भी गायब होने की सूचना प्रशासन को देने को कहा। पुलिस पदाधिकारी हैं, बाकी बीसीसीएल के जरिए जी हैं, उनके साथ में स्थल निरीक्षण किया गया है। कल यहाँ पर भूधसान में कुछ लोगों के ट्रैपिंग होने की शंका स्थानीय लोगों के द्वारा व्यक्त की गई थी। तो धसान करीब एक 50-60 फीट 70 फीट का कच्चा सड़क का पैच है जो कि धसान हुआ है। कल से ही माइनिंग रेस्क्यू टीम जो अलग अलग जगहों से वे आउट नीचे बने हुए हैं उनमें जाकर वो देख रहे हैं। अभी तक ऐसा ट्रैपिंग का या किसी डेथ या इंजरी की कोई साक्ष्य संकेत। और खबर है धनबाद से, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक महिला को पकड़ लिया। महिला छत के रास्ते भागने का प्रयास कर रही थी। महिला को लोगों ने पेड़ से बांधा और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को छुड़ाकर थाने ले गई। दरअसल वासेपुर अलीनगर में बीते कुछ दिन या महीनों से लगातार घरों से मोबाइल की चोरी हो रही थी, जिसमें लोग परेशान थे। आज एक महिला लोगों के हत्थे चढ़ गई। लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में महिला को पकड़ा। पहले तो महिला 2 घरों की छत से खतरा मोल लेते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन महिला भागने में कामयाब नहीं हो पाई।
महिला से सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। रिम्स अस्पताल में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथे फ्लोर तक लगातार लोगों के फोन की चोरी हो रही है और ऐसे में मरीज के परिजन परेशान हैं। फोन चोरी होने के बाद मलाल के सिवा कुछ नहीं रह जाता। रिम्स में जहां फोन चार्जिंग की सुविधा है वहां सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं है और साथ ही सुरक्षाकर्मी भी फोन खोजने में कोई मदद नहीं कर रहे। मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। बाहर बरामदा में मेरा पति सोए थे, उनका से चोरी हो गया है। 12 बजे से पहले चोरी हो गया है और फ़ोन अभी भी ऑन है। रिंग हम लोग बार बार कर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा है और हम लोग गोटा ढूंढे, मिल नहीं रहा है। अभी तक तो कुछ मदद नहीं मिला है। कंप्लेन किए हैं, पुलिस चौकी गए थे, सिक्योरिटी सबको पूछे तो सब कोई बोल रहे हैं हम लोग नहीं जानते हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में चोरों का आतंक जारी है। किस तरीके से मरीज के परिजन जब थक हार के इस तरीके से सारा काम कर कर सोते हैं और हाँ कहीं ना कहीं कोने में अपनी व्यवस्था कर कर आराम कर रहे होते हैं, उसी बीच इन्हें मोबाइल भी अपना चार्ज करना होता है। देखिए सामने कैसे इन्होंने अपने मोबाइल को यहाँ पे चार्ज में लगाया है और खुद आराम कर रहे हैं। यहाँ पे हालांकि कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जहाँ रिकॉर्ड किया जा सके कि अगर इनका कोई मोबाइल चोरी होता है तो किसने किया है, कब किया है। ऐसे ही कई केसेस जो रिम्स में फिलहाल आ रहे हैं चोरी के, जहाँ लगातार मोबाइल फोन्स चोरी हो रही हैं। परिजन रो रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी तरह पैसे बचाकर रिम्स में आते हैं कि उनका पैसा बच पाए और उनके यहाँ पर 15 से 20 हज़ार के रकम की मोबाइल चोरी हो जा रही है। इस बीच यहाँ पे लोग भी हैं जो शिकायत से काफी परेशान हैं। सर, मोबाइल चोरी का कंप्लेंट? हाँ, इसमें लगातार 2-3 दिन लगातार बड़ा मोबाइल चोरी हो रहा है। कहाँ से हो जा रहा है? जैसे ऐसे सो रहे हैं पेशेंट वैसे हो रहा है? ये बहुत दिन से नहीं सोते हैं, उसके बाद में रात में सो जाते हैं, उस टाइम कोई उठा के ले जाता है। ऐसे लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं ना? हाँ, लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, बहुत कम। ठीक ऐसे ही जब मरीज थक हार के सो जाते हैं तो उसी बीच यहाँ के पॉकेट मार अपना काम कर निकल लेते हैं और लोगों को काफी घाटा पहुंचा रहे हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स कंप्लेन की गई है लेकिन पुराने 5 दिनों में अभी तक एक भी मोबाइल जब्त नहीं किया गया वापस। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। खबर है जमशेदपुर से, जहां करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ साक्षी थाने में शिकायत दर्ज की गई है। कंपनी पर लोगों को अधिक ब्याज देने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का आरोप है। कंपनी ने शहर के करीब 25,000 लोगों को 150 करोड़ का चूना लगाया है। पीड़ित परिवारों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी के आदेश पर साक्षी थाने में मामला दर्ज किया गया। अब तक 200 से अधिक लोगों ने ठगी का शिकार होने की शिकायत की है। मामले में आरोपी कंपनी के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह को बनाया गया है। साक्षी पुलिस ने कंपनी में निवेश किए लोगों को अपने कागजात जमा करने को कहा गया ताकि ठगी की राशि का पता चल पाए। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए, लिंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए और जो इस कंपनी के जो ओनर जो मालिक हैं सीएमडी भूषण सिंह और डायरेक्टर प्रियंका मैम, वो लोग झांसा में दे के हम लोग को इन्वेस्टमेंट कराया। भारी से भारी लोगों को इन्वेस्टमेंट कराया। जमशेदपुर में लगभग 9 से 10 हज़ार लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं और काफ़ी लोगों में पैसा डूब गई है। बहुत तरह का प्रलोभन दिया, जो 3% से 15%। यहाँ पे जितने सारे ये सेलिब्रिटी को लेकर आए, जैसे कि मनोज जी ने बोला कि हमारा जो है बीजेपी सरकार इनके साथ में है, मोदी जी इनके साथ में है, बेरोजगार को रोजगार देते हैं। उस वजह से हम लोग फंसे हैं। अब हम तो किसी टीम बनाए नहीं थे, कुछ नहीं किए थे। मैंने सिंपल इन्वेस्टमेंट किए थे 3 लाख का, लेकिन लोगों का दुख दर्द मतलब देख के मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी हम लास्ट अब मार्च में किए, लास्ट 29 मार्च को हम फर्स्ट टाइम किए, हमको तो कुछ भी नहीं मिला। और क्या बोल सकते हैं सर? कितने पैसे आप लगाए थे? 1 लाख लगाए थे सर। क्या बोला गया? बोला गया था कि हर महीने आपको 15% मिलेगा प्रॉफिट के साथ। नई उत्पाद नीति की वजह से झारखंड के खुदरा शराब व्यवसायी काफी परेशान है और यही वजह है कि वो शुक्रवार को उत्पाद सचिव के घेराव के लिए पहुंच गए। हालांकि कुछ इंतजार के बाद खुदरा व्यवसायी संघ के प्रतिनिधिमंडल से सचिव ने मुलाकात की और अपनी परेशानी बताई। दरअसल राज्य में शराब की किल्लत की वजह से खुदरा शराब व्यवसायी परेशान है। गर्मियों में बियर की मांग ज्यादा रहती है लेकिन बियर उन्हें नहीं मिल रही। वहीं इसके साथ ही खुदरा व्यवसायियों को 30 अप्रैल तक ही अपने बचे स्टॉक को बेचना है।
लेकिन वो स्टॉक शायद ही बिक पाए और ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि 30 अप्रैल के बाद वो अपना स्टॉक हैंड ओवर करेंगे तो उन्हें 10% कमीशन काटकर पैसे वापस कर दिए जाएं, न कि सेल टैक्स और ड्यूटी चार्ज काटा जाए। मैंने एक्सटेंशन में इन लोगों का जो मेन जो ग्रीवांस है वो है कि शायद इन लोगों को समय पर जो सप्लाई है वो लेकर का वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो हमने इसीलिए आज ही सभी सप्लायर से हम लोग बैठक करेंगे, कारणों को जानेंगे और जो भी उचित होगा, जो भी नियमानुसार होगा, उसके तहत इन लोगों को जो भी सुविधा देनी होगी हम लोग देंगे। और आइए देखते हैं झारखंड 2020।